हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीवीएस एजुकेशन हब पे। और मैं प्रवीण शर्मा आप लोग को पढ़ा रहा था बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में। और कोशिका के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या क्या, कोशिका कला, कोशिका भित्ति और कोशिकांगक में हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या केंद्रक के जो भाग हैं उसको पढ़ रहे थे। तो केंद्रक के भाग में के ही अंतर्गत आता है क्या, ये न्यूक्लिक एसिड जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, क्रोमेटिन सूत्र के बाद अब हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। ठीक, केंद्रिका का अध्ययन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, इन सब चीजों की चर्चा हो चुकी है। तो जानते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। ठीक, तो यह केंद्रक के अंतर्गत पाया जाने वाला एक प्रकार की धागे के समान रचना होती है। ठीक है, जो बार बार कुंडलित होती है, मतलब कुंडलित धागे के समान एक रचना होती है, जो जिसका प्राइमरी काम क्या होता है, बेसिक काम क्या होता है, जिसका कार्य होता है प्रोटीन निर्माण का कार्य करती है। और प्रोटीन निर्माण का कार्य करके ये क्या करती है, कोशिका के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण एवं संचालन का कार्य करती है। ये ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड प्राइमरी तो कहा, वैसे तो कहा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड मतलब कई बार हमको कोशिका में न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? डीएनए और आरएनए। ठीक, तो डीएनए भी कई प्रकार के पाए जाते हैं, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं, और आरएनए भी पाए जाते हैं। कभी कभी जिस जीवों में डीएनए नहीं पाया जाता वहां पे आरएनए डीएनए का काम करने लग जाता है। ठीक, तो इसकी चर्चा भी हम लोग बाद में करेंगे कि कितने प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, और डीएनए और आरएनए की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग ये जानेंगे कि न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड बनता कैसे है, किस किस चीजों से मिलकर बना होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं साइड हो रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे ये जो पूरा लिखा हुआ आप ये फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं एकदम आसान भाषा में कि मतलब न्यूक्लिक एसिड का निर्माण किससे किससे होता है। देखिए, न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, फास्फोरिक एसिड आप लोग को नहीं पता होगा, जिनको वो जान लीजिए, इसका फार्मूला होता है H3PO4। यही क्या है, फास्फोरिक एसिड है। ठीक, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ठीक, या फिर इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला जो बनती है वही न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। ठीक, अब न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किससे किससे होता है, तो न्यूक्लियोसाइड का जो निर्माण होता है वह दो चीजों से होता है। किससे किससे, पेंटोस शुगर, इसको क्या बोलते हैं, पेंटोस शर्करा बोलते हैं हिंदी में। ठीक, और नाइट्रोजनस बेस, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस क्षार। ठीक है, तो ये क्या होता है, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। तो पेंटोस शुगर जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा पेंटोस शुगर पाया जाता है, दो प्रकार का। पहला क्या है, राइबोज शुगर, और दूसरा क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो इनके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं कि जो राइबोज शुगर होते हैं, ठीक है, ये एनए बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक, और जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं वो डीएनए बनाने में हेल्प करते हैं। मतलब जो डीएनए की जब डीएनए का निर्माण होता है तो उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर पार्टिसिपेट करेंगे, और जब आरएनए का निर्माण होगा तो राइबोज शुगर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट, भाग लेंगे और उसमें आरएनए बनाने में मदद करेंगे। समझ में आ गया? तो आइए आगे देखते हैं, नाइट्रोजनस बेस को समझते हैं क्या होता है ये। तो नाइट्रोजनस बेस भी क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है प्यूरिन बेस और दूसरा है पिरिमिडिन बेस। ठीक, तो प्यूरिन बेस क्या होता है, प्यूरिन बेस दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एडेनिन और गुआनिन। और पिरिमिडिन बेस तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो देखिए, अब इसमें देखिए, जैसे इसमें क्या होता है, ये आरएनए के निर्माण में भाग लेता है, आप लोगों को दिख रहा है ना, ये आरएनए के निर्माण में भाग लेता है, और ये डीएनए के निर्माण में भाग लेता है। मतलब ये दोनों अलग अलग भाग लेते हैं। तो वैसे ही ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये भी अलग अलग भाग लेते हैं, अलग अलग क्या करते हैं, भाग लेते हैं। जैसे ये क्या होता है, ये तो डीएनए और आरएनए दोनों में निर्माण में भाग लेता है, डीएनए और आरएनए दोनों में। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थायमिन और साइटोसिन क्या होते हैं, डीएनए के निर्माण में भाग लेते हैं, लेकिन साइटोसिन और यूरेसिल ये दोनों क्या करते हैं, आरएनए के निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोग को? तो अब हम इसके बाद समझेंगे क्या, अभी तक ये जो आप लोगों ने नाम सुना, फास्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर, राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन, पिरिमिडीन,
एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरोसिन। अब इन सब की हम संरचनाओं के बारे में जानेंगे, इनका जो रासायनिक सूत्र होता है उनके बारे में जानेंगे कि आखिर इनकी संरचना होती कैसे है, कैसे ये एडेनिन और ये सब आपस में मिलते हैं, फिर ये कैसे राइबोज शुगर से आपस में मिलते हैं, कैसे इनका केमिकल लोचा मतलब क्या होता है। ठीक, तो हम आप लोग को ये मतलब रासायनिक सूत्र के माध्यम से इसका फिगर बना के आप लोग को दिखाएंगे आसानी से, ताकि आप लोग को ये समझ में आ जाए कि कैसे राइबोज शुगर डिफरेंट कैसे है डीऑक्सी राइबोज से, क्यों राइबोज शुगर से आरएनए का निर्माण होता है और डीऑक्सी राइबोज से डीएनए का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं अब हम रासायनिक सूत्र को और समझते हैं कि कैसे इनका संरचना होता है, इनके रासायनिक सूत्रों का। तो पहले हम लोग किसको देखेंगे, फास्फोरिक एसिड को देखेंगे, जिसका फार्मूला क्या होता है H3PO4। ठीक, इसको क्या कहते हैं, फास्फोरिक एसिड कहते हैं। ठीक, तो जब हम इसकी क्या देखिए, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 3, फास्फोरस 1 और ऑक्सीजन कितना है 4। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक फास्फोरस है, एक P है। ठीक, और कितना हाइड्रोजन है 3, 1 2 3, हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन कितना है 1 2 3 4। ठीक, तो इस तरह से इसको बैलेंस किया जाए, इसकी संरचना बनाई गई। अब कैसे करेंगे सर, हम इसको O को यहाँ ही क्यों लिख रहे हैं, कहीं और क्यों नहीं लिख पा रहे हैं। तो देख, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब फास्फोरस का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मुक्त अवस्था में घूमते रहते हैं। ठीक, तो इसलिए ये 5 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन कितना बांड बनाएगा, 2 बांड बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 बांड बनाया है, यहाँ पे एक इधर और एक इधर, यहाँ पे भी 2 बांड बनाया है, देखिए यहाँ पे भी 2 बांड बनाया और यहाँ पे भी 2 बांड बनाया है। तो फास्फोरिक एसिड को हम लोगों ने समझ लिया था, और अब फास्फोरिक एसिड के बाद हम लोग किसको समझेंगे, पेंटोज शुगर को समझेंगे। ठीक, तो आप लोग को मैंने पहले बताया था पेंटोज शुगर 2 प्रकार का होता है। ठीक, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। तो पहले चीज तो हम समझेंगे पेंटोज शुगर होता क्या है। ठीक, तो पेंटोज शुगर क्या होता है, यह 5 कार्बन वाला एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, जो क्या करता है कि न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में भाग लेता है। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पे अब इसकी संरचना को समझेंगे। पहले तो हम समझेंगे राइबोज की संरचना को, जिससे क्या होता है आरएनए का निर्माण होता है। ठीक, और उसके बाद समझेंगे डीऑक्सी राइबोज की संरचना को, जिससे क्या होता है डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने पहले क्या बताया, पेंटोज शुगर की डिफिनेशन में किया 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, 5 कार्बन। अब देखिए इसकी संरचना ये है, अब इसमें 5 कार्बन आप लोग को दिखाई दे रहा है। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक, और इसका फार्मूला क्या होता है C5H10O5। ठीक, तो देखिए क्या होता है कि ऑक्सीजन का आप लोग को पता होगा, ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन कितना बांड बनाता है 2 बांड, एक इधर और एक इधर। ठीक, कार्बन कितना बांड बनाता है 4 बांड बनाता है। ठीक, देखिए कार्बन का 4 बांड दिखाई दे रहा है आपको, एक कार्बन देखिए ऑक्सीजन से लगा हुआ है, एक दूसरे कार्बन से लगा हुआ है 2, एक यस से लगा हुआ है और एक ऑक्सीजन से लगा हुआ है। ठीक, और ऑक्सीजन में 2 बांड होगा तो एक बांड इसके बीच में पाया जाएगा। ठीक, तो इसको मतलब समझ में आ जाए आपको को, इसलिए मैं बना दे रहा हूँ, इसके बीच में भी एक बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो और इस तरह से क्या होता है राइबोज की संरचना का निर्माण होता है। ठीक, देखिए ऊपर H रहेगा, नीचे OH रहेगा, ऊपर H नीचे OH, ऊपर H और नीचे OH। तो जो ये चौथा कार्बन होता है इसमें क्या लगा होता है CH2OH जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए राइबोज में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है 5, और डीऑक्सी राइबोज में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाती है 4 हो जाती है। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में अंतर कहाँ पे आता है, ये जो इसका दूसरा कार्बन होता है डीऑक्सी राइबोज का, तो दूसरे कार्बन का जो ऑक्सीजन होता है वो गायब हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है, वो उपस्थित नहीं होता है, इसके ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, तो इससे ये क्या हो जाता है डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको राइबोज और डीऑक्सी राइबोज का संरचना समझ में आ गई हो, क्योंकि इन दोनों की संरचना सिमिलर ही है, एकदम पूरी तरह से सिमिलर है। बस आपको ध्यान एक ही चीज रखना है, आपको बस एक फार्मूला याद करना है राइबोज का, या तो आप याद करिए केवल डीऑक्सी राइबोज का, आपको एक ही याद रखना है। मेन चीज क्या है, राइबोज में दूसरे कार्बन में ऑक्सीजन पाया जाएगा और डीऑक्सी राइबोज में दूसरे कार्बन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा, वहां पे केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पाया जाएगा। ठीक, देखिए आपको यहाँ पे भी कार्बन के 4 बॉन्ड दिखेंगे, सभी कार्बन के साथ 4 बॉन्ड दिखेंगे,
और ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्ड दिखेगा, 2 बॉन्ड दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग कहेंगे सर इसकी संरचना आप क्यों नहीं बना, ठीक है, ये इसको भी बनाया जा सकता है, आप लोग ऐसे देख सकते हैं। इसको क्या कर देंगे हम, और एक इससे ये जुड़ जाएगा, इसमें आगे, समझ में आया। तो ये CH2OH ऐसे होगा। तो ये लिखने में आसान है और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, उम्मीद है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे और नाइट्रोजनस बेस में जो पाए जाते हैं क्या, प्यूरिन और पिरिमिडीन की संरचना को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे प्यूरिन और पिरिमिडीन की संरचना से, प्यूरिन से कैसे एडेनिन और गुआनिन का निर्माण हो रहा है और कैसे पिरिमिडीन की संरचना से थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पेंटोज शुगर के बाद अब हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस को। तो आप लोग को पहले ही बताया मैंने कि नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, प्यूरिन और पिरिमिडीन। जिसमें प्यूरिन क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, एडेनिन और गुआनिन, तथा पिरिमिडीन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक, तो पहले तो हम जाने कि भाई नाइट्रोजनिक बेस कहते किसको हैं, ये इसकी डिफिनेशन क्या है एक्चुअल में, कि नाइट्रोजनस बेस क्या है। ठीक, तो नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है, ऐसा कार्बनिक यौगिक जो नाइट्रोजन से क्या हो, युक्त हो और क्या करे, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में भाग लेता है। और क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में भाग लेता है, उसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। ठीक, तो चलिए अच्छा ठीक है, नाइट्रोजनस बेस तो हो गया। अब ये प्यूरिन क्या है और ये पिरिमिडीन क्या है। तो प्यूरिन क्या कहते हैं कि जब प्यूरिन नामक पदार्थ से क्या हो, कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो, तो उसको क्या कहेंगे, प्यूरिन कहेंगे। और जब पिरिमिडीन नामक पदार्थ से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो, नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो, तो उसको क्या कहेंगे, पिरिमिडीन कहेंगे। तो अभी हम लोग समझेंगे किसको, प्यूरिन को। तो अब देखिए प्यूरिन से कैसे एडेनिन और गुआनिन का निर्माण हो रहा है। देखिए अब ऐसे आपको आम बोलचाल की भाषा में समझाने से कहीं बेहतर है कि उसको आपको रासायनिक भाषा में समझा दूं मैं, कि देखिए ये है क्या, प्यूरिन का संरचना। अब प्यूरिन और एडेनिन और गुआनिन की संरचना देखिए आपस में कितनी मिलती जुलती है कि नहीं है। देखिए अब प्यूरिन और मतलब प्यूरिन से कैसे एडेनिन बन रहा है और कैसे गुआनिन बन रहा है, ये आइए अब हम समझेंगे संरचना के माध्यम से कि कैसे प्यूरिन से एडेनिन का निर्माण हो रहा है और गुआनिन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो प्यूरिन की संरचना को आप देखिए कि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। ये क्या है, प्यूरिन है। ठीक, नाइट्रोजन की संख्या सिमिलर है, सब जगह बराबर होगी, लेकिन हमको क्या किस पे ध्यान किस पे देना है, केवल कार्बन पे। तो ये पहला कार्बन जो है, पहले कार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर जब हम वहां पे क्या लगाएंगे, NH2 लगा लेंगे, तो NH2 लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा। ठीक, जब प्यूरिन को पहले कार्बन से हम हाइड्रोजन हटाकर NH2 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एडेनिन। इसकी संरचना बदल गई और एडेनिन का निर्माण हो गया। ठीक, अब देखिए गुआनिन का निर्माण कैसे हो रहा है कि जैसे ही, ठीक, हम एडेनिन कहिए या प्यूरिन को आप लोग, प्यूरिन से कैसे गुआनिन का निर्माण हो रहा है और प्यूरिन से कैसे एडेनिन, तो ये वाला तो समझ गए आप। देखिए पहले कार्बन पे हम क्या जोड़ देंगे, पहले कार्बन पे OH जोड़ देंगे और दूसरे, तीसरे और चौथे कार्बन पे क्या जोड़ दें, NH2 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, गुआनिन हो जाएगा। समझ में आ गया, एकदम आसान भाषा में। देखिए आप लोग समझिए, एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर दे रहा हूँ कि प्यूरिन है, प्यूरिन के पहले कार्बन से हाइड्रोजन के स्थान पर NH2 जोड़ दिया जाए तो किसका निर्माण होगा, एडेनिन का निर्माण होगा प्यूरिन से। और जब प्यूरिन से क्या किया जाए, पहले कार्बन पे H को हटाकर OH कर दिया, जोड़ दिया जाए और चौथे कार्बन पे NH2 ऐड कर दिया जाए तो किसका निर्माण होगा, गुआनिन का निर्माण होगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिरिमिडीन क्या होता है और उसकी संरचना में कैसे पिरिमिडीन से क्या बन रहा है, पिरिमिडीन से क्या बन रहा है, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल का निर्माण हो रहा है। तो हम रासायनिक तरीके से उसको देखेंगे। तो अब हम समझते हैं पिरिमिडीन को। तो पिरिमिडीन क्या होता है, जब पिरिमिडीन नामक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक
क्या होता है, यौगिक होता है जो क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में भाग लेता है। तो न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में 3 प्रकार के क्या करते हैं, पिरिमिडीन भाग लेते हैं। पहला क्या है, थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे पिरिमिडीन से इन साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन का निर्माण हो रहा है। तो एकदम आप संरचना के माध्यम से ही समझ सकते हैं, कितनी आसान भाषा में आप लोग को लिख के समझा दिया गया है। पहले तो जो पिरिमिडीन है उसका निर्माण किससे होता है, पिरिडीन से। किसका निर्माण होता है, पिरिमिडीन का निर्माण होता है। तो पिरिडीन की संरचना देखिए कैसी है, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक, ये क्या है, नाइट्रोजन है। तो हम पिरिडीन से पिरिमिडीन कैसे बनाएंगे कि 5वें कार्बन को हटा के क्या कर देंगे, यहाँ पे एक नाइट्रोजन और जोड़ देंगे। तो क्या होगा, पिरिडीन से पिरिमिडीन का निर्माण होगा। ठीक, तो अब देखिए पिरिमिडीन से क्या हो रहा है, थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन का निर्माण किस प्रकार हो रहा है, समझिए। देखिए पहले या तो इधर से ही देखेंगे, उधर से, बात एक ही है। ठीक है, तो हम इधर से ही देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, पिरिमिडीन से थायमिन का निर्माण हो रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। तो पहला कार्बन पे क्या होगा, हाइड्रोजन को हटा के क्या जोड़ दिया जाएगा, OH जोड़ दिया जाएगा। दूसरे कार्बन को क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन को हटा के CH3 ऐड कर दिया जाएगा। और तीसरा ये होगा, और चौथे कार्बन पे H को हटा के क्या कर दिया जाएगा, OH कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, पिरिमिडीन से थायमिन का निर्माण हो गया। ठीक, अब देखिए थायमिन से यूरेसिल का निर्माण, देखिए इससे इसको समझना कितना आसान है कि बस हम इसमें इसको क्या करना है, यहाँ पे भी H होगा और यहाँ पे भी H होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए OH है, यहाँ पे OH है, देखिए यहाँ पे OH है। तो यहाँ पे केवल क्या करना है, दूसरे कार्बन का जो CH3 है इसको हटा के हम यहाँ पे क्या करते हैं, H लगा दें। तो थायमिन से क्या बन गया, यूरेसिल बन गया। एकदम आसान। ठीक, समझ में आया कि नहीं, एकदम आसानी से समझिएगा। पिरिमिडीन से थायमिन बना, इसमें हम क्या किए, पहले कार्बन में OH लगाएं, दूसरे कार्बन में CH3 लगाएं और चौथे कार्बन में क्या लगाएं, OH लगाएं। ठीक, और यूरेसिल का निर्माण कैसे, थायमिन की बात देखिए कैसे हो रहा है कि हम थायमिन से अगर यूरेसिल को देखेंगे तो इसकी दोनों की संरचना एकदम सिमिलर है। बस दूसरे कार्बन से हमको क्या कर देना है कि CH3 को हटा के H जोड़ देना है। तो इस प्रकार क्या होगा, यूरेसिल का निर्माण हो गया। अब समझते हैं किसको, साइटोसिन को। तो साइटोसिन में देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे यही सिमिलर है, बस यहाँ पे क्या कर देना है, पहले कार्बन पे क्या कर देना है, OH के स्थान पे हमको NH2 ऐड कर देना है। तो किसका निर्माण हो जाएगा, साइटोसिन का निर्माण हो जाएगा। तो संरचना के माध्यम से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे पिरिडीन से पिरिमिडीन, पिरिमिडीन से थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन का निर्माण हो रहा है। तो उम्मीद है आप लोग को संरचना के माध्यम से ये समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से नाइट्रोजनस बेस का, पेंटोस शुगर का निर्माण हो रहा है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि अब आगे पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोसाइड का निर्माण, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कैसे होता है। ठीक, उसमें कितने चरण होते हैं, कौन कौन सी चीजें मिलकर क्या क्या बना रही हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, DNA और RNA पढ़ेंगे। ठीक, तो समझ गए आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड के निर्माण की प्रक्रिया को जानेंगे और कौन कौन सी चीजें मिलकर क्या क्या बना रही हैं, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।